हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो सेशन में हम कवर करेंगे 30 और 31 अगस्त के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। सो फ्रेंड्स, आज आपके जो है हम दोनों दिन के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे। ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसमें आप सारी न्यूज़ जो है एक साथ यहाँ पे कवर कर सकते हैं और जितने भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स होंगे ना वो भी हम कवर कराएंगे। तो एक एक क्लास में जो है आपको बहुत सारा बेनिफिट यहाँ पे देखने को मिलेगा फ्रेंड्स। तो हम पूरा का पूरा फोकस करेंगे आपके जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की न्यूज़ हैं उन पे हम आपका फोकस करने वाले हैं। और लास्ट में आप सभी के लिए 2 टेस्ट क्वेश्चंस इस वीडियो सेशन में दिए गए हैं। उनके आंसर जो हैं आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें फ्रेंड्स। ये दोनों टेस्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही होते हैं और आपके वीडियो सेशन से ही रिलेटेड होते हैं। तो आप सभी ट्राई करें इनके आंसर हमें कमेंट बॉक्स में लिखने की। तो आज का चलिए इस करंट अफेयर्स के सेशन को करते हैं स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, अगस्त 2024 में किसे रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, तो अभी रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कौन नियुक्त हुए हैं? तो इस पद पर किसे अपॉइंट किया गया है? सतीश कुमार। तो सतीश कुमार हमारे जो हैं अगले रेलवे बोर्ड के होंगे नए अध्यक्ष। बाकी ऑप्शन के बारे में बात करें, सिंधु गंगाधरन को देखिए अभी हाल ही में इनको नेस्कॉम का चेयरपर्सन जो है नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं संजीव रैना की। संजीव रैना जो है ये फ्रेंड्स ITBP जो है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, इसमें बने हैं एडिशनल डायरेक्टर जनरल। अगले बात करें अमरदीप सिंह भाटिया जी के बारे में, तो इनको फ्रेंड्स उद्योग आंतरिक व्यापार लाभ विभाग जो है उसमें सचिव का जो है इनको पदभार मिला है। तो ये सभी रिसेंट के ही अपॉइंटमेंट है, इन्हें भी हमें याद रखना है। चलिए वापस क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। तो अभी रेलवे बोर्ड के जो है अगले मुख्य अगर बात करें मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन नियुक्त हुए हैं? सतीश कुमार। सतीश कुमार जो है ये 1986 बैच के भारतीय रेलवे मैकेनिकल इंजीनियर्स सेवा अधिकारी हैं। सतीश कुमार बोर्ड के इतिहास में अनुसूचित जाति से आने वाले पहले दलित अध्यक्ष और CEO बनी हैं। तो ये पॉइंट हमें अच्छे से याद रखना है। अच्छा, किसकी जगह पर आई हैं ये? तो अभी ये स्थान किसका लेंगे? जया वर्मा सिन्हा का। जया वर्मा सिन्हा के बारे में भी हमें एक पॉइंट याद रखना है। जया वर्मा सिन्हा ने 1 सितंबर 2023 को रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष का पद संभाला था और इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला ये बनी थी। तो इसलिए इनका नाम भी इम्पॉर्टेंट होता है। इनका भी अभी टर्नओवर ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद नए अध्यक्ष बनेंगे सतीश कुमार। भारतीय रेल के बारे में बात करें तो स्थापना हुई थी 8 मई 1945 को और राष्ट्रीयकृत हुआ था ये 1951 में। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में। और हमारे केंद्रीय रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करती हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के देखिए नए डायरेक्टर जनरल कौन बनी है? आंसर B श्रीनिवासन। ठीक है, याद रखिएगा कौन अपॉइंट हुए हैं? B श्रीनिवासन। तो B श्रीनिवासन जो है 1992 बैच के बिहार कैडर के वरिष्ठ IPS अधिकारी हैं। B श्रीनिवासन का कार्यकाल उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि 31 अगस्त 2027 तक रहेगा, यानी ये 2027 तक रहेंगे राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक। B श्रीनिवासन CRPF के महानिदेशक अनीश दयाल सिंह की जगह लेंगे, जिन्हें जम्मू कश्मीर पुलिस के विशेष पुलिस महानिदेशक के रूप में NSG के तत्कालीन महानिदेशक नलिन प्रभात की नियुक्ति के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का अतिरिक्त प्रभार उनको दिया गया है। तो ये अनीश दयाल सिंह की जगह पर नियुक्त किए गए हैं राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक पद पे। बात करें राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के बारे में, तो इसकी स्थापना हुई थी सितंबर 1986 को। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है और कैबिनेट मंत्री हैं इसके अमित शाह। यहाँ तक दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए हैं फ्रेंड। चलिए आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने GST भवन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो निर्मला सीतारमण जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, इन्होंने GST भवन का उद्घाटन किया है कहाँ पे? उदयपुर राजस्थान में। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये भी बन सकता है कि GST भवन का उद्घाटन उदयपुर राजस्थान में किस मंत्री ने किया? निर्मला सीतारमण जी ने। तो इन्होंने राजस्थान के उदयपुर में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के तहत CGST उदयपुर आयुक्तालय के आधिकारिक परिसर GST भवन का उद्घाटन किया है।
इस भवन की बात करें तो इस भवन में देखिए आवश्यक सुविधाएं शामिल हैं और इसका उद्देश्य जीएसटी से संबंधित प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना है। ये 13 जिलों को सेवाएं प्रदान करेगा। केंद्रीय वित्त मंत्री ने सीमा शुल्क संचालन के लिए एक हैंड हेल्ड डिवाइस आई स्टेप 2.0 को भी लॉन्च किया है। तो वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बस यही होगा कि जो जीएसटी भवन है ना, इसका उद्घाटन किया गया है उदयपुर राजस्थान में और किसने किया है? निर्मला सीतारमण ने। तो ये आपको 2 पॉइंट यहाँ से याद रखनी है। आगे बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया है? ये इंपॉर्टेंट है, देखिए इसको याद रखिएगा। नेशनल स्पोर्ट्स डे की बात करें तो ये 29 अगस्त को देखिए ये दिन फ्रेंड्स सेलिब्रेट किया गया है। ठीक है, याद रहेगा कब मनाया गया है इसे? 29 अगस्त को। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर हम 26 अगस्त की बात करते हैं तो 26 अगस्त को एक इम्पॉर्टेंट डे मनाया जाता है जो कि है कौन सा? वुमेंस इक्वालिटी डे, महिला समानता दिवस। और ये मनाते हैं 26 अगस्त को। ये इम्पॉर्टेंट डे भी याद रखिएगा। अब इस दिन के बारे में बात करें राष्ट्रीय खेल दिवस के, तो ये हर साल 29 अगस्त को मनाते हैं। इस दिन का प्राथमिक उद्देश्य है भारत के युवाओं के बीच खेलों में भागीदारी बढ़ाना। इसके अलावा इस दिन देखिए मेजर ध्यानचंद जी का जन्म हुआ था, इसलिए हम 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। मेजर ध्यानचंद जी, जिन्हें हॉकी के जादूगर के रूप में भी जाना जाता है, इनका जन्म हुआ था 29 अगस्त 1905 को प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। और ये दिन की घोषणा कब की गई थी? तो भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर 2012 में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाने की घोषणा की थी। ठीक है, तो ये 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बार क्वेश्चन में देखिए एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है कि हॉकी के जादूगर किसे कहा जाता है, तो ये याद रखिएगा मेजर ध्यानचंद जी को। अगला क्वेश्चन देखिए, किस देश ने फतेह में मोहजेरानी को पहली महिला सरकारी प्रवक्ता नियुक्त किया है? तो ये किस कंट्री ने अपॉइंट किया है? यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ईरान। तो ईरान में जो राष्ट्रपति हैं मसूद पेज़ेशकियान, ये भी देखिए अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं। इनके सुझाव और मंत्रिपरिषद की मंजूरी से फतेह में मोहजेरानी को पहली महिला सरकारी प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। ईरान में पहली बार कोई महिला सरकारी प्रवक्ता बनी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ईरान देश की बात करें तो ईरान एशिया में स्थित देश, राजधानी है यहाँ की तेहरान, मुद्रा है रियाल और यहाँ के राष्ट्रपति हैं मसूद पेज़ेशकियान। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, प्रोजेक्ट सीबर्ट के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्रोजेक्ट सीबर्ट के बारे में भी बात करेंगे। पहले बात करते हैं कि डायरेक्टर जनरल कौन इसके नियुक्त किए गए हैं। सही आंसर है यहाँ पे राजेश धनखड़। ठीक है, याद रखेंगे राजेश धनखड़ जो हैं प्रोजेक्ट सीबर्ट के बने हैं महानिदेशक। यहाँ पे फ्रेंड्स अगर हम दिनेश कुमार त्रिपाठी जी की बात करते हैं तो ये जो है भारतीय नौसेना जो है उसके कौन है? अध्यक्ष हैं ये। ठीक है, या कह सकते हैं कि भारतीय नौसेना के प्रमुख हैं। उपेंद्र द्विवेदी जी की बात करें तो इनके बारे में भी याद रखिएगा कि जो हमारी आर्मी है, देखिए ये आर्मी के जो हैं वो चीफ हैं। और विवेक राम चौधरी जो हैं ये वायुसेना जो है वायुसेना के प्रमुख हैं। तो यहाँ पे तीनों जो सेनाएं हो गई ना, उनके प्रमुख के नाम भी दिए गए हैं। इनके नाम हमें याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। वाइस एडमिरल राजेश धनखड़ जो हैं इनको प्रोजेक्ट सीबर्ट के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है और कारवार नौसेना बेस पर भारत की सबसे बड़ी रक्षा अवसंरचना परियोजना की जिम्मेदारी संभाली है। इन्होंने वाइस एडमिरल तरुण सोबती का स्थान लिया है। 1 जुलाई 1990 को भारतीय नौसेना में कमीशन प्राप्त वाइस एडमिरल धनखड़ नेविगेशन और डायरेक्शन के विशेषज्ञ हैं। अब प्रोजेक्ट सीबर्ट के बारे में थोड़ा सा बात करें। ये है क्या प्रोजेक्ट? तो भारत के लिए ये सबसे बड़ी नौसैनिक अवसंरचना परियोजना है जिसमें भारत के पश्चिमी तट पर कर्नाटक के कारवार में एक नौसैनिक अड्डे का निर्माण शामिल है और इसी प्रोजेक्ट के महानिदेशक बने हैं राजेश धनखड़। क्लियर हो गया क्वेश्चन? आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने अपने चंद्र लैंडर स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून, शॉर्ट में इसको कहा गया है स्लिम, तो इससे संपर्क टूट जाने के बाद इसका परिचालन बंद किया है? तो ये किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने किया है? राइट आंसर है जाक्सा। जाक्सा जो है ना ये जापान की स्पेस एजेंसी है, ये भी याद रखिएगा। तो जापान की अंतरिक्ष स्पेस एजेंसी जाक्सा ने अपने चंद्र लैंडर जिसका नाम है स्लिम यानी स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून
जिसे मून स्नाइपर के नाम से भी जाना जाता है, उससे संपर्क टूट जाने के बाद उसका परिचालन समाप्त कर दिया है। स्लिम एक छोटे पैमाने का चंद्र लैंडर है जिसे सटीक लैंडिंग, कम आकार और वजन वाले उपकरणों तथा चंद्रमा की उत्पत्ति का अन्वेषण करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। ये मानव रहित अंतरिक्ष यान था जिसका उद्देश्य भविष्य में सौर प्रणाली अन्वेषण के लिए आवश्यक निम्न गुरुत्व अन्वेषण प्रौद्योगिकी का परीक्षण करना था, लेकिन इससे संपर्क टूट गया था। अब इसका परिचालन भी जो है जापान की स्पेस एजेंसी ने समाप्त कर दिया है। इस मिशन की बात करते हैं तो जनवरी 2024 में इस मिशन ने चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग की थी और ये उपलब्धि हासिल करने वाला जापान जो है 5वां देश बन गया था। इसके अलावा जो अन्य देखिए देश हैं जिन्होंने चंद्रमा पर सफल लैंडिंग करी है, उसमें है भारत, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन। तो ये अन्य देश हैं जो चंद्रमा पर जो है सफल लैंडिंग करने में जो है एक तरीके से सफल हुए हैं बहुत अच्छे से। चलिए फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगस्त 2024 में भारत सरकार ने किस देश की कंपनी सिग सोयर से अतिरिक्त 73,716 राइफल्सों की खरीद का समझौता किया है? तो ये भारत सरकार ने किस देश के साथ में इसको समझौता किया है? सही आंसर है यहाँ पे अमेरिका। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं तो देखिए, भारतीय सेना ने अमेरिकी कंपनी सिग सोयर से अतिरिक्त 73,616 राइफल्स की सप्लाई के लिए दूसरे खरीद कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान किया। इसी के साथ कुल 1,45,400 ऐसी राइफल्स भारतीय सेना की सेवा में रहेंगी। इसकी घोषणा भी राजनाथ सिंह ने की। वो अमेरिका के देखिए विजिट पर गए थे तो उन्होंने जो है इसकी अनाउंसमेंट करी है। नए ऑर्डर का उद्देश्य है शेष अग्रिम पंक्ति के सैनिकों की आवश्यकताओं को पूरा करना, क्योंकि देखिए आर्मी में देखिए जो सैनिक हैं उनको राइफल्स की ज़रूरत तो होती ही है, तो उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस नए ऑर्डर का ऐलान किया गया है। अमेरिका की बात करते हैं तो राजधानी यहाँ की वॉशिंगटन डीसी है, मुद्रा है यहाँ की डॉलर और राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छोटे और ग्रामीण उधारकर्ताओं को ऋण के घर्षण रहित प्रवाह के लिए ULI लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? तो किसने अनाउंसमेंट करी है इसकी? आंसर है RBI। तो छोटे और ग्रामीण उधारकर्ताओं को ऋण के घर्षण रहित प्रवाह के लिए ULI को लॉन्च करने की घोषणा की है RBI ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। अब इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है विशेष रूप से ग्रामीण और जो छोटे उधारकर्ता हैं उनके लिए ऋण आवेदनों के मूल्यांकन के लिए टर्न अराउंड समय को कम करके एक सहज ऋण प्रदान करना। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे बात करते हैं भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में। गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, डिप्टी गवर्नर हैं M राजेश्वर राव, स्वामीनाथन J, T रविशंकर और डॉक्टर MD पात्रा। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ ने गुरु पद्मसंभव के जीवन और जीवन की विरासत पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया है? तो 2 दिन का जो ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है ना, इसका फ्रेंड्स आयोजन किया गया है कहाँ पे? नालंदा, बिहार में। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ नव नालंदा महाविहार के सहयोग से बिहार की नालंदा में गुरु पद्मसंभव के जीवन और जीवन की विरासत पर 2 दिवसीय जो है यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। दूसरे बुद्ध के रूप में माने जाने वाले गुरु पद्मसंभव को गुरु रिनपोछे भी कहा जाता है। वे हिमालय के प्रसिद्ध ऋषि थे जो प्राचीन भारत में 8वीं शताब्दी में रहती थी। इस सम्मेलन की बात करें तो इस सम्मेलन के प्रमुख विषयों में उनका जीवन और शिक्षाएं, हिमालय भर में उनकी यात्राएं और सबसे खास वर्तमान समय में उनकी प्रासंगिकता ये शामिल हैं। तो ये सभी के बारे में जो है सम्मेलन में चर्चा भी की गई थी। अब देखिए सम्मेलन बिहार में हुआ था। बिहार के बारे में बात करते हैं। बिहार की स्थापना हुई थी 22 मार्च 1912 को। राजधानी पटना है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। बिहार से देखिए अभी 2 साइट्स जो थी ना वो रामसर लिस्ट में ऐड हुई थी, उनके बारे में याद रखिएगा। एक है नागी बर्ड सेंचुरी, दूसरी है नकटी बर्ड सेंचुरी।
ये दोनों याद रखना है बिहार से। बिहार सरकार ने फार्मर्स के लिए नीतीश नाम से जो है एक डिवाइस को लॉन्च किया था। इसके अलावा मिशन दक्ष यहाँ पे शुरू किया गया था बिहार सरकार के ही द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हो गया बिहार से सभी न्यूज़। आइए बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है 8वीं पुरुष एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो इस चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन किया जाएगा चाइना में। तो 8th मेंस जो एशियन चैंपियंस ट्रॉफी है ये आयोजित होगी चाइना में। हॉकी इंडिया ने आगामी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2024 के लिए 18 सदस्यीय टीम का ऐलान किया है। ये टूर्नामेंट 8 सितंबर से 17 सितंबर तक चाइना में खेला जाएगा। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी की मौजूदा चैंपियन भारतीय पुरुष हॉकी टीम का नेतृत्व कौन करेंगे, इसमें हरमनप्रीत सिंह। भारत पुरुष एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का गत चैंपियन है, जिसने 2023 में चेन्नई में जो इसका 7वां संस्करण था वो जीता है। चाइना की बात करें तो चाइना की राजधानी बीजिंग है, मुद्रा है रिनमिनबी और राष्ट्रपति हैं चाइना के शी जिनपिंग। अगला क्वेश्चन, किस राज्य की विधानसभा ने बेटियों की शादी की न्यूनतम उम्र 21 साल करने वाला जो विधेयक है ये पारित किया है। तो डॉटर्स की जो मैरिजेबल एज होगी वो मिनिमम कितनी होगी, 21 ईयर होगी। तो अभी इस बिल को पास किया है कौन से राज्य की सरकार ने, तो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने जो है इस बिल को अभी पास किया है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश में लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 21 साल करने वाले विधेयक को विधानसभा में पारित किया गया। इसका उद्देश्य क्या है, देखिए इस बिल को पास करने का मेन उद्देश्य है लड़कियों को लैंगिक समानता और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के समान अवसर प्रदान करना। हिमाचल प्रदेश राज्य की स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1971 को। राजधानी है शिमला। मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू और राज्यपाल हैं शिव प्रताप शुक्ला। हिमाचल प्रदेश से देखिए अभी हाल ही में आपने सुना है मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना यहाँ पे शुरू की गई। इसके अलावा मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना ये भी अभी रिसेंट ही हिमाचल प्रदेश सरकार ने शुरू की थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ याद रखिएगा, माई स्कूल माई प्राइड ये कैंपेन था, ये हिमाचल प्रदेश सरकार ने शुरू किया था। प्रोजेक्ट संजीवनी जो है यहाँ पे शुरू किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से याद रखिएगा ये सभी इंपॉर्टेंट न्यूज़। अगला क्वेश्चन देखिए, डेविड मिलान ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, ये किस देश से हैं। डेविड मिलान की बात करें तो ये कौन सी कंट्री से हैं, इंग्लैंड से। हाल ही में जो है इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। डेविड मिलान ने 2017 में इंग्लैंड के लिए डेब्यू किया था। उसके बाद से उन्होंने 22 टेस्ट में 1074, 30 वनडे में 1450 और 62 T20 में 1892 रन बनाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 44वें प्रगति संवाद की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है। तो फ्रेंड्स जो 44वां प्रगति संवाद है, इंटरेक्शन है, देखिए इसकी अध्यक्षता की गई है किसके द्वारा, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है इसकी अध्यक्षता की गई। ये केंद्र और राज्य सरकारों की भागीदारी से सक्रिय शासन और समयबद्ध कार्यान्वयन के लिए ICT आधारित मल्टी मॉडल प्लेटफॉर्म है। ये तीसरे कार्यकाल की जो है उनकी पहली बैठक थी। इस बैठक में जो है 7 परियोजनाओं की समीक्षा की गई, उनको रिव्यू किया गया, जिसमें सड़क संपर्क से संबंधित 2 परियोजनाएं, 2 रेल परियोजनाएं और कोयला, बिजली तथा जल संसाधन क्षेत्र की एक परियोजनाएं शामिल थी। तो इस तरह से 7 जो है इम्पॉर्टेंट यहाँ पे जो परियोजनाएं थी ना उनको इसमें रिव्यू किया गया था इस बैठक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपातकालीन प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग पर संयुक्त रूसी भारतीय आयोग की दूसरी बैठक कहाँ पर आयोजित की गई है। तो इस बैठक का आयोजन किया गया है कहाँ पे, मॉस्को, रूस। तो जॉइंट रशिया और इंडियन कमीशन की जो ये जॉइंट मीटिंग हुई थी, देखिए इसका ये दूसरी बैठक हुई थी आपातकालीन प्रबंधन के क्षेत्र में, और ये दूसरी बैठक हुई थी मॉस्को, रूस में। भारत के जो गृह राज्य मंत्री हैं श्री नित्यानंद राय, इन्होंने जो है इसमें भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। दोनों देशों ने 2025-26 के दौरान इस योजना को क्रियान्वित करने पर सहमति व्यक्त की और आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सर्वोत्तम प्रथाओं
और सीखों का आदान प्रदान जारी करने का भी निर्णय लिया है कि एक दूसरे से देखिए दोनों कंट्रीज़ काफ़ी ज़्यादा देखिए सीखेंगे इस के माध्यम से। आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में कुछ उनकी तैयारियां होंगी, कुछ हमारी तैयारियां होंगी और दोनों कंट्रीज़ इसमें आपस में सहयोग भी करेंगे, ऐसा निर्णय लिया गया है इस मीटिंग के दौरान। रूस की बात करें तो रूस जो है यूरोप और एशिया में है। राजधानी मॉस्को, मुद्रा है रूसी रूबल, राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन और यहाँ के प्रधानमंत्री है मिखाइल मिशुतिन। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की बात करती हैं। क्वेश्चन है हमारा, किसे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। CISF के जो है अभी नए डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? राजविंदर सिंह भट्टी, इनका नाम याद रखेंगे। ये CISF के बने हैं नए महानिदेशक। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ हम अगर बाकी ऑप्शंस की बात करें तो सिंधु गंगाधरन, अभी इनके अपॉइंटमेंट की अगर बात करें तो ये भी हाल ही में बनी है नेस्कॉम की चेयरपर्सन। इसके अलावा संजीव रैना की बात करें संजीव रैना जो है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स जो है इसके एडिशनल डायरेक्टर जनरल इनको अपॉइंट किया गया है। ये दोनों जो है हमारे इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, इनको भी आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन के ऊपर बात कर लेते हैं। राजविंदर सिंह भट्टी ये बिहार कैडर के 1990 बैच के IPS अधिकारी हैं और ये भी CISF के बने हैं नए महानिदेशक। ये इस पद पर कब तक रहेंगे? 2025 तक रहेंगे। IPS राजविंदर सिंह भट्टी को दिसंबर 2022 में बिहार का पुलिस महानिदेशक यानी इनको DGP नियुक्त किया गया था। बात करते हैं फ्रेंड्स CISF के बारे में, तो देखिए इसकी स्थापना हुई थी 10 मार्च 1969 को। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। कैबिनेट मंत्री कौन है? अमित शाह। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस देश ने SAFF साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर-20 चैंपियनशिप फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब जीता है? तो अभी SAFF जो अंडर-20 चैंपियनशिप फुटबॉल टूर्नामेंट हुआ है, ये टाइटल किसने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, बांग्लादेश की टीम ने जो है ये टाइटल जीता है। ठीक है, तो इस बार की विजेता टीम बांग्लादेश रही। इसमें बांग्लादेश ने किस टीम को हराया फाइनल में? नेपाल को। पहली बारी बांग्लादेश ने जो है ये चैंपियनशिप जीती है। भारत की अगर बात करें तो भारत ने 2019, 2022 और 2023 में SAFF अंडर-20 का जो है खिताब जीता है। SAFF जो अंडर-20 चैंपियनशिप है ना, इसकी अगर बात करें तो इसमें 20 वर्ष से कम आयु के पुरुष फुटबॉल खिलाड़ियों की ये एक द्विवार्षिक फुटबॉल चैंपियनशिप है। इसका आयोजन जो SAFF है दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ उसके द्वारा किया जाता है। पहली बार ये चैंपियनशिप कब हुई थी? अगस्त 2015 में। तो ये बाकी इंपॉर्टेंट पॉइंट थोड़ा सा याद रखिएगा, लेकिन इस बार जो चैंपियन टीम रही वो हमें ज़रूर याद रखनी है, बांग्लादेश। चलिए इस चैंपियनशिप के बारे में कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उन्हें भी डिस्कस करते हैं। इस बार देखिए इसका कौन सा संस्करण हुआ है? छठा संस्करण। आयोजन हुआ था इसका 18 से 28 अगस्त तक। कहाँ इसका आयोजन हुआ था? ललितपुर, नेपाल में। पहली बार चैंपियन रही बांग्लादेश, रनरअप टीम रही नेपाल। टोटल इसमें 9 मैच खेले गए थे। शीर्ष स्कोरर की बात करें यानी सबसे ज़्यादा स्कोर किसने किया? बांग्लादेश के मिराजुल इस्लाम ने, इन्होंने 4 गोल किए। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मिला बांग्लादेश के मिराजुल इस्लाम को और सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का जो पुरस्कार है ये मिला है बांग्लादेश के मोहम्मद आसिफ को। ये आप लोगों से ना बाकी पॉइंट्स जो है ना इनके बारे में भी एग्जाम में इससे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगस्त 2024 में किसे सीमा सुरक्षा बल यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? हाल ही में देखिए काफ़ी सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, आप लोग उनके बारे में ज़रूर याद रखिएगा। देखिए एक ना एक क्वेश्चन आपको आपके एग्ज़ाम में मिल जाएगा वहाँ से। तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जो है अभी डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? दलजीत सिंह चौधरी। ठीक है, इनका नाम आपको याद रखना है। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश कैडर से 1990 बैच के IPS अधिकारी को SSB के प्रमुख दलजीत सिंह जो चौधरी हैं उनको अब BSF सीमा सुरक्षा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया। इनका कार्यकाल कब तक रहेगा? नवंबर 2025 तक, और इन्होंने नितिन अग्रवाल का स्थान लिया है। सीमा सुरक्षा बल की बात करें तो ये भारत का एक प्रमुख सशस्त्र पुलिस बल है। इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुई। मुख्यालय है नई दिल्ली, भारत में। सिद्धांत क्या है इसका? जीवन पर्यंत कर्तव्य है, और ये भारत सरकार का जो गृह मंत्रालय है ना उसके अधीन कार्य करता है। क्लियर हो गए फ्रेंड्स यहाँ तक क्वेश्चन? देखिए हम जो भी आपको क्वेश्चन कराते हैं ना ये चुने हुए क्वेश्चंस होते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इन क्वेश्चंस को आप बिल्कुल भी मिस नहीं करना।
अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा हीरोज ऑफ द इंडियन एयरफोर्स नामक नई श्रृंखला की पहली कॉमिक बुक लॉन्च की गई है? तो ये जो टाइटल इसका दिया है ना, हीरोज ऑफ द इंडियन एयरफोर्स, ये एक नई सीरीज शुरू की गई है और इसकी पहली कॉमिक बुक ये देखिए किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो विवेक राम चौधरी जो है उन्होंने इसे लॉन्च किया है। विवेक राम चौधरी ये वायु सेना के प्रमुख या एयर चीफ मार्शल हैं देखिए, और इन्होंने जो है इस श्रृंखला को, जो पहली कॉमिक बुक है श्रृंखला की, इसे लॉन्च किया है। इनका नाम याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। अब इस श्रृंखला को या सीरीज़ को लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है युद्धों और राष्ट्रीय इतिहास में भारतीय वायुसेना की भूमिका की वीरतापूर्ण कहानियों को जीवंत करना, कि लोगों तक उन कहानियों को पहुंचाना और उनको इस कॉमिक बुक के माध्यम से वो सारी कहानियां जो है उन तक जो है एक तरीके से पहुंचाई जाएंगी। इस कॉमिक बुक में 2 कहानियां हैं। पहली कहानी है फाइंड योर कॉलिंग, वायुसेना के मार्शल अर्जुन सिंह डीएफसी के बारे में है, और दूसरी है द बोयरा बॉयज़ 1971 की जो बोयरा की लड़ाई थी उसके बारे में है। तो जो पहली कॉमिक बुक लॉन्च हुई ना, इसमें 2 कहानियों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत कितने नए औद्योगिक स्मार्ट शहरों को मंजूरी दी है? अभी नए देखिए कितनी इंडस्ट्रियल जो स्मार्ट शहर उन्हें मंजूरी दी गई, तो टोटल यहाँ पे याद रखिएगा 12 जो है नए औद्योगिक स्मार्ट शहरों को मंजूरी दी गई है। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने देश के 6 प्रमुख औद्योगिक गलियारों में 12 नई परियोजनाओं के विकास को मंजूरी दे दी। इन परियोजनाओं में औद्योगिक गलियारों के साथ साथ औद्योगिक नोड्स और स्मार्ट शहरों का विकास किया जाएगा। इसी मंजूरी के साथ अगर हम टोटल परियोजनाओं की बात करें, राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत विकसित की जाने वाली परियोजनाओं की कुल संख्या अब कितनी हो गई है? तो कुल संख्या इनकी हो गई है 44। नई जो देखिए स्वीकृत योजनाएं हैं उनकी अगर बात करें, 12 नई स्वीकृत परियोजनाएं 10 राज्यों में स्थित 6 प्रमुख औद्योगिक गलियारों के साथ स्थापित की जाएगी, जिसका अनुमानित कितना निवेश होगा? 28,602 करोड़ रुपए का। बात यहाँ पे करें NICDP यानी राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम की बात करें, तो भारत सरकार ने देश के औद्योगिक बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए इस कार्यक्रम को शुरू किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, मनु भाकर शूटिंग रेंज का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? मनु भाकर का नाम आप सभी जानते होंगे। इस बार के देखिए पेरिस ओलंपिक में इन्होंने 2 मेडल जीते, और 2 कौन से मेडल जीते थे? इन्होंने दोनों जीते थे ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक। तो इन्हीं के नाम पर एक शूटिंग रेंज का उद्घाटन किया है, और इस शूटिंग रेंज का उद्घाटन हुआ है कहाँ पे? ग्वालियर मध्य प्रदेश में। ओके फ्रेंड्स, तो इसकी लोकेशन याद रखिएगा। ग्वालियर में पेरिस ओलंपिक में 2 ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली शूटर मनु भाकर के नाम पर एक नई शूटिंग रेंज बनाई गई है। अब इस शूटिंग रेंज का उद्घाटन किसने किया? ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। इसका उद्घाटन किया है केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। इस रेंज में जो ये शूटिंग रेंज खोली गई है ना, इसमें युवा खिलाड़ियों को बेहतरीन ट्रेनिंग मिल सकेगी। तो जब उनको अच्छी ट्रेनिंग मिलेगी ना, तो वो जो आने वाले और भी गेम्स हैं देखिए या इंटरनेशनल लेवल पे बहुत अच्छे से जो है परफॉर्म कर पाएंगी। मध्य प्रदेश की बात करते हैं। मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। राजधानी है भोपाल। मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव। राज्यपाल हैं मंगू भाई जगन भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8वें धर्म धम्म सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? वेयर इज़ द 8th धर्म धम्म कॉन्फ्रेंस हेल्ड? तो इस कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन हुआ है फ्रेंड्स कहाँ पे? अहमदाबाद गुजरात में। इंडियन फाउंडेशन के द्वारा गुजरात विश्वविद्यालय के सहयोग से अहमदाबाद में 8वें धर्म धम्म सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस सम्मेलन में देखिए इस कार्यक्रम में अतिथि कौन रहे थे? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। इस बार इस सम्मेलन की थीम क्या रही? धर्म धम्म परंपराओं में ब्रह्मांड विज्ञान। और इस सम्मेलन का उद्देश्य था विचारों के आदान प्रदान को सुगम बनाना, हिंदू और बौद्ध सभ्यताओं के बीच जो सद्भाव है उसको बढ़ावा देना। तो इसका आयोजन हुआ था फ्रेंड्स गुजरात में। तो गुजरात की चलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं गुजरात के बारे में। गुजरात की स्थापना हुई थी 1 मई 1960 को। राजधानी गांधीनगर है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत।
चलिए मैं आपको गुजरात से ना 2-3 इम्पॉर्टेंट जो है योजनाओं के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। गुजरात सरकार ने जो है अभी हाल ही में श्रमिक बसेरा स्कीम शुरू करी थी। गुजरात सरकार ने जो घोल फिश है ना उसे अपना स्टेट फिश डिक्लेयर किया था। नेक्स्ट याद रखेंगे, सिंह सूचना वेब एप्लीकेशन जो है ये भी गुजरात सरकार ने ही स्टार्ट की थी। इसके अलावा गुजरात सरकार ने लॉन्च की थी गो ग्रीन स्कीम। ठीक है, गुजरात सरकार ने ही वतन प्रेम योजना को स्टार्ट किया था। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने मिशन लाइफ मूवमेंट ये कहाँ शुरू किया था? गुजरात के केवड़िया शहर में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सारी न्यूज़ मैंने आपको रिलेट कराई है गुजरात से। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप, इसका नाम रखा गया है, इस वेसल का नाम है समुद्र प्रताप। ये कहाँ लॉन्च किया है? तो ये इंडिजीनियसली डेवलप्ड है, यानी इसे भारत में ही बनाया गया है। ये पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल है समुद्र प्रताप, और इसे लॉन्च किया गया है गोवा राज्य में। तो भारत के जो भारतीय तटरक्षक बल है उन्होंने गोवा में अपना पहला स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप लॉन्च किया है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा निर्मित इस पोत का उद्देश्य क्या है कि भारत के समुद्र तटों पर जो तेल रिसाव होता है उसको रोकना। इस पोत यानी इस वेसल की लंबाई है 114.5 मीटर, इसकी चौड़ाई है 16.5 मीटर और इसका विस्थापन है 4170 टन। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसकी मेजरमेंट तो एग्जाम में देखो नहीं पूछेंगे, बट आपको इसका नाम याद रखना है और स्टेट याद रखना है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड जो है इसकी स्थापना हुई थी 1957 में। इसका मुख्यालय वास्को डी गामा गोवा में है और अध्यक्ष हैं इसके ब्रजेश कुमार उपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगस्त 2024 में किसने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए पानी के नीचे चलने वाले रोबोट डिज़ाइन करे हैं? तो ये जो पानी के नीचे चलने वाले रोबोट हैं इसे डिज़ाइन किया है किसने? नासा ने। नासा के जो इंजीनियर्स हैं, देखिए नासा के इंजीनियर जलवायु परिवर्तन के कारण अंटार्कटिका में बर्फ़ की परत पिघलने की दर को मापने के लिए पानी के नीचे रोबोट जांच जो है विकसित कर रही हैं। नासा की जो जेट प्रोपल्शन प्रयोगशाला है इसके द्वारा विकसित इन रोबोटों का उद्देश्य है समुद्र के स्तर में वृद्धि के पूर्वानुमान को बेहतर बनाने के लिए सटीक डेटा प्रदान करना। क्योंकि देखिए पानी के इतना नीचे जाना इंसान के लिए थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता है, सो रोबोट्स जो है ना बहुत अच्छे से वहाँ पे वर्क कर सकती हैं। तो इसी पर्पज़ से रोबोट्स को जो है लॉन्च किया गया है। नासा की बात करें तो नासा की स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 को। मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में और प्रशासक हैं बिल नेल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने महिलाओं के लिए कार्यस्थल सुरक्षा बढ़ाने के लिए शी बॉक्स पोर्टल कहाँ लॉन्च किया है? तो ये जो शी बॉक्स पोर्टल है देखिए इसे लॉन्च किया है अन्नपूर्णा देवी ने। ये जो है केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। कहाँ लॉन्च किया इस पोर्टल को? तो इसे लॉन्च किया है न्यू दिल्ली में। तो एक दो क्वेश्चन तो यहाँ से याद रखिएगा कि किसने लॉन्च किया है और कहाँ लॉन्च किया है। अब इस पोर्टल की बात करती हैं तो ये एक केंद्रीकृत प्लेटफॉर्म है, यानी सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया है। इस पोर्टल का उद्देश्य है यौन उत्पीड़न की शिकायतों का समाधान करके कार्यस्थलों को महिलाओं के लिए सुरक्षित बनाना, कि जिस वर्क प्लेस पे वो जाती हैं वो उनके लिए सेफ़ हो सके, इस चीज़ को इंश्योर करना और जो भी शिकायतें होती हैं यौन उत्पीड़न के अगेंस्ट उसका समाधान करना। नई दिल्ली में आयोजित इस लॉन्च कार्यक्रम में मंत्रालय की नई वेबसाइट की शुरुआत भी शामिल है। अगला क्वेश्चन देखिए, जबरन गायब किए गए पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? इंटरनेशनल डे ऑफ द विक्टिम्स ऑफ एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस ये दिन बनाया गया है कब? 30 अगस्त को। तो हर साल ये 30 अगस्त को मनाया जाता है। ये दिन वैश्विक स्तर पर जबरन गायब होने के गंभीर मुद्दे के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है। इसका विषय क्या है देखिए, एक अदृश्य संघर्ष का सम्मान। संयुक्त राष्ट्र ने 30 अगस्त 2011 को इस दिवस को मनाने की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किसे नेपाल का पहला स्वस्थ शहर और एशिया का दूसरा सबसे स्वस्थ शहर घोषित किया है?
तो ये नेपाल का तो देखिए पहला हेल्दी सिटी है, लेकिन पूरे वो अगर हम एशिया की बात करें तो सेकंड हेल्दीएस्ट सिटी है। इसको डिक्लेयर WHO ने किया है। और इस शहर का नाम क्या है? तो इसका नाम है धुलिकेल। ये भी पूछ सकते हैं कि धुलिकेल जो शहर है ये कौन से कंट्री में लोकेटेड है, कौन से देश में स्थित है। इससे ये भी याद रखिएगा, ये नेपाल में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कावरे पालनचोक जिले के धुलिखेल नगर पालिका को नेपाल का पहला स्वस्थ शहर घोषित किया है। 2014 से धुलिखेल नगर पालिका ने ये दर्जा हासिल करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों को लागू किया है। धुलिखेल ने स्वस्थ शहरों के लिए विभिन्न संकेतकों पर 65.48 अंक हासिल करे हैं, जिससे वह WHO स्वस्थ शहर नेटवर्क में शामिल हो गया है। तो शहर का नाम याद रखिएगा और कहाँ पे ये स्थित है, नेपाल देश में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगस्त 2024 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां से भारत की दूसरी परमाणु ऊर्जा से चलने वाली बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी जिसका नाम है INS अरिघात का जलावतरण किया गया है? कहां से किया गया, लोकेशन बतानी है और किसने किया है। अगर ये पूछें आप लोगों से तो इसे लॉन्च किया है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने। तो आपको लोकेशन याद रखनी है, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने विशाखापट्टनम में भारत की दूसरी परमाणु ऊर्जा से चलने वाली बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी INS अरिघात को कमीशन किया। ये भारत की परमाणु प्रतिरोध क्षमता और दूसरे हमले की क्षमता को एक महत्वपूर्ण बढ़ावा देगा। 750 किलोमीटर की देखिए रेंज है और इस रेंज वाली K-15 परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल से लैस ये पनडुब्बी भारत की रणनीतिक कमान के तहत इंडो पैसिफिक में गश्त करेगी। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? इंडियन नेशनल चैंपियनशिप जो भी हुई है इसका खिताब किसने जीता है? कार्तिक वेंकटरमन। ठीक है, इनका नाम याद रखेंगे, कार्तिक वेंकटरमन ने जो है ये खिताब जीता है। हरियाणा शतरंज संघ द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता में कार्तिक वेंकटरमन ने 911 अंक प्राप्त करके भारतीय राष्ट्रीय चैंपियनशिप का 61वां संस्करण जीत लिया है। और ये कार्तिक वेंकटरमन की ये दूसरी जीत है। उन्होंने 2022 में भी इस टूर्नामेंट को जीता था। दूसरे स्थान पे सूर्य गांगुली रहे और तीसरे स्थान पे कौन रहे? नीलाश शाह। अगला क्वेश्चन, श्रीराम कैपिटल के नए MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस पद पर अपॉइंट हुई है कौन? सुभाश्री। तो सुभाश्री जो है ना फ्रेंड्स, ये अभी श्रीराम कैपिटल में नई MD और CEO अपॉइंट हुई हैं। सुभाश्री से पहले संयुक्त प्रबंध निदेशक के पद पर कार्यरत थी। श्रीराम कैपिटल लिमिटेड जो है ये एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, जिसे कंपनी अधिनियम के तहत शेयरों द्वारा सीमित कंपनी के रूप में इसको शामिल किया गया है। तो आपको सिंपल याद रखना है कि इसकी MD CEO कौन बनी है? शुभाश्री। टेस्ट क्वेश्चंस में से पहला क्वेश्चन है, अगस्त 2024 में किसे रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोजेक्ट सी बर्ड के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये आपके दो टेस्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इन दोनों क्वेश्चन के आंसर जो है आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो पूरे क्वेश्चंस तो हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी डिस्कस करते हैं आपके साथ में कुछ। देखिए फ्रेंड्स, हमारी जो ई बुक्स है ना, ये हमारी ई बुक्स आप परचेज़ कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से www.ravibookspdf.com। लेटेस्ट हमारी ई बुक है जुलाई की मंथली करंट अफेयर्स की। उसके बाद अभी अगस्त भी कंप्लीट होने वाला है, आपको अगस्त की भी मिल जाएगी मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक्स। इस तरह से नई नई अपडेट्स भी हमारी जो है वेबसाइट पर होती रहती हैं। इन सभी ई बुक्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं। अगर आप इनको एक बार परचेज़ करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि आपको एक ही जगह पे ना सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो आप हमारी वेबसाइट से इनको परचेज़ कर सकते हैं। इसके अलावा डेली करंट अफेयर का जो PDF है वो आपको टेलीग्राम पर मिलता है। टेलीग्राम के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम पर जाकर आप करंट अफेयर्स बाय रवि सर्च करना, वहाँ से आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। डेली करंट अफेयर्स की अगर आप अपने क्वेश्चंस का टेस्ट लगाना चाहते हैं और भी अच्छे से क्वेश्चन को रिवाइज़ करना चाहते हैं तो उसका आप टेस्ट लगा सकते हैं हमारी एप्लीकेशन पे।
एप्लीकेशन का नाम है रवि स्टडी जीके। इसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करना, इजीली वहाँ पे आप जो है अपने क्वेश्चंस का टेस्ट लगा पाएंगे। तो इन सारी चीज़ों को आप लोग इनका बेनिफिट देखिए ज़रूर लें, आप सभी के लिए हैं ये सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो आज का हमारा जो करंट अफेयर्स का देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन था, ये कंप्लीट हो गया है। फ्रेंड्स, डेली करंट अफेयर का सेशन ना आपके हर एक एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सभी एग्ज़ाम में देखिए करंट अफेयर का सेक्शन ज़रूर आता है, इसलिए आपको जो न्यूज़ है ना उनसे अपडेट होना पड़ता है और साथ ही में उनको रिवाइज़ भी करते चलें। तो अगर आज का सेशन आपको हमारा अच्छा लगा हो, इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।